ऑब्जेक्टिव रीजंस ऑफ रैशनल डिस्कशन हम ये बात मानते हैं। हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लिया, फॉरेन रिजर्व्स आज हुकूमत के ज़्यादा हैं, हुकूमत की टैक्स कलेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है, IMF की कैश है जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसकी रुकावट भी आपने दूर कर ली, बहुत सी रिफॉर्म्स की। लेकिन एक आप जैसे जैसे ये टैक्सेस लगा रहे हैं, जहां आप 17% टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर 5 6 7 या 10% विदहोल्डिंग टैक्स भी साथ लग जाता है, वैसे वैसी चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं और लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। वही लोग जिनको आप हेल्थ कार्ड देना चाह रहे हैं, वही लोग जिनको आप बेहतर टेलीकम्युनिकेशन देना चाह रहे हैं, वही लोग जिनके आपको वोट चाहिए। क्विक आपका रिस्पॉन्स क्या है इससे पहले कि मैं फार्मास्यूटिकल्स के पास जाऊं? देखें, सबसे पहले तो हमने जो है ना ये टैक्स एग्जेम्पशन को जो विड्रॉ किया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। नंबर 1, ये पहले किसी ज़माने में टैक्स होगा, इसको एग्जेम्पशन कर दी, कभी रिड्यूस कर दिया, कभी ज़ीरो रेटिंग कर दी। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप टैक्स इकट्ठा पूरा करें और फिर उसको टारगेट करें। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है और हमने वो एक सिंपल सा फॉर्मूला किया। ये वाहिद हुकूमत है कि जिसने 4 साल में टैक्स की शरह नहीं बढ़ाई। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप फार्मास्यूटिकल्स के दवाइयों के लिए कह रहे हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आता है चीन से और हिंदुस्तान वगैरह से, उसकी बात कर रहे हैं। देखें, मैं आपसे जनरलाइज बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पिछली जितनी हुकूमतें आती थी, GST 15% से शुरू हुआ, 17 हुआ, फिर एडिशनल सेल्स टैक्स हुआ। ये वाहिद हुकूमत है जिसने इस तरह की हरकतें नहीं की कभी। और अभी ये फर्स्ट टाइम जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट कराया, एग्जेम्पशंस विड्रॉ किए। और उसके पीछे मोटिवेशन ये कि जो ये 17% टैक्स है, अगर हम कामयाब हो जाते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे 15 और सिंगल डिजिट में लिया है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की सेहत कार्ड की। देखें, आज पाकिस्तान में आज तक जो है ना हेल्थ सिक्योरिटी नहीं थी, तो हर कोई गरीब अमीर आदमी एक बफर रखता है कि घर में कोई बीमारी आ जाए तो वो पैसे इस्तेमाल हो जाए। ये हेल्थ कार्ड की वजह से कितना बड़ा बम्पर जिसे कहते हैं एक रिलीफ मिल गया लोगों को, वो पैसे जो है उनको बफर में नहीं रखने पड़ेंगे। उसके अलावा ये सिर्फ सोशल सेक्टर साइड पे नहीं है, जिन गांव देहातों में जिनके परचेजिंग पावर नहीं थी हेल्थ बाय करने के लिए, अब वहां पे अस्पताल खुलेंगे, नए डॉक्टर्स रिक्रूट होंगे, एक एम्प्लॉयमेंट और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखें, ये हम किसी के साथ ये फार्मास्यूटिकल का भी व्यू ले लें, बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि सारे ये एक्चुअली 30 मिनट, हाँ ये 30 मिनट की डिस्कशन है ना। एक बात सिर्फ 1 सेकंड दे दें, एक सेकंड हक साहब केस स्ट्रेट करें। डॉक्टर साहब 1 सेकंड दे दें, 1 सेकंड दे दें। देखें, जब कोविड आया था, जितने रिलीज फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सेक्टर को दिए गए दवाएं मंगाने में, इक्विपमेंट मंगाने में, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने कम टाइम में ना मिले हो। प्लीज गो अहेड। मुजम्मिल साहब, क्या वजह है कि आप कार्टेल की सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे? सर, ये आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दोनों मेडिसिन वाले और स्टील वालों, कंस्ट्रक्शन वालों के कार्टेल की बात करें किसकी? खैर, मैं जवाब पहले दे दूं। इंपॉर्टेंट देखें, बात यह है कि हमें जो बदनाम किया, हमें स्टील है, सीमेंट है, ये कार्टेल। जी मेरी हमें ये तो सुनते लें। हमें जो सबसे ज्यादा बदनाम किया गया वो किया गया कि हमने मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में। ये हमारा जुर्म है कि हमने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और पब्लिक की ओपिनियन अपने खिलाफ की। आप हर देख लें प्रोग्राम में ये बात होती है, लेकिन जो है मेरे फार्मा के भाई ने बात नहीं की। दूसरा, इन्होंने कैश फ्लो की बात की। 800-900 अरब रुपए का इनका रॉ मटेरियल आता है। आपको पता है सबसे ज्यादा बदनाम फार्मास्यूटिकल किस चीज में है? फार्मास्यूटिकल बदनाम इसलिए है कि वो कमीशन बांटते हैं बड़े बड़े 40-40, 50-50%, और जो है वो वाया डॉक्टर्स को भी बंटते हैं, फिर बाहर ट्रैवल जहाज भर भर के लेके जाते थे। तो ये कैश फ्लो का और ये जो है डॉलर की बात करके और एक सिंपैथी, देखें हमने इनको जीरो रेटेड कर दिया, रिफंड कर दिया। अब कैश फ्लो इनका नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम है। अब ये कहें कि हमें इनको पैसे भी लाके दें कारोबार करने के लिए, मशीनरी भी ड्यूटी फ्री कर दें, सारा कुछ कर दें, तो ये नहीं हो सकता। हमें भी मुल्क चलाना है। आ जाए स्टील पे। अब स्टील पे ये कह रहे हैं कि वैसे ही रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी है और आपको जो है टैक्स तो मिल नहीं रहा, तो आप जो है रेगुलेटरी ड्यूटी नीचे कर दें। भाई, बात यह है कि अगर मुल्क में 100 टन का इस्तेमाल होता है तो 100 टन में 100 का टन अगर लोकल मकामी कंज्यूमर से मिल रहा है तो फिर 60 मकामी करेगा, 40 बाहर से करेगा। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात आपने की, सर आपने कहा कि 99,000 1 लाख रुपए का वो आता है, स्क्रैप आता है।
आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल उसके बाद क्या है? उसके बाद सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है बिजली, फिर तीसरे नंबर पे उसका रॉ मटेरियल है एलॉयज, फेरो एलॉयज, जिससे ये सरिया, फिर उसके बाद री रोलिंग, फिर उसके बाद हम लेते हैं सेल्स टैक्स वगैरह। आप अभी ये कह रहे हैं ना कि बाहर से ये 1,35,000 रुपए का आ जाएगा, आपके वारे में ही नहीं है। अगर आप 10% 5% ड्यूटी कम कर लेंगे 10,000 15,000 रुपए टन पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने स्टील की तो बात की, जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी हमने एफईडी सीमेंट पे उड़ा दी, आपके सारे टैक्सेस उसको खत्म कर दिया, आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछा। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है सर? आप मुझे बताए तो सही। अब इंटरनेशनल प्राइस हाइक है, ये कोई हमारी बढ़ाई नहीं है। इस पे इंडस्ट्री का जवाब ले लेते हैं। टैक्स नहीं लगा दिया इंडस्ट्री का जवाब। जय मुजम्मल साहब, देखिए मुजम्मल साहब, आर्गुमेंट ये है कि जो पावरफुल स्टील मेकर है उसको आपने प्रोटेक्शन दी हुई है इस रेगुलेटरी ड्यूटी के जरिए, और जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम तो फेल हो जाएगी। और कुछ बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त स्टील इंडस्ट्री, जो छोटे स्टील वाले वो बंद हो गए। वो कह रहे हैं हम 1,95,000 में भी नहीं दे सकते, हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसमें बताऊं कि 30-40 हजार का टैक्स है, 1,05,000 का उनका सरिया वो आ रहा है, स्क्रैप आ रहा है, फिर उसको प्रोसेस करके वो 1.5 लाख में बेच रहे हैं, बाकी 30-35-40 हजार टैक्स है। आप अगर ये कहते हैं कि जी स्टील वाले मजे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लोबल और ये टाइम फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले 1 साल में सारी तेजी आई है। $250 का स्क्रैप, आप खुद पूछें इनसे कि $550 हुआ है कि नहीं हुआ। फ्रेट जो है, जो खुद बताया अभी कि $1,000 वाला कंटेनर $6,000 $7,000 पे चला गया। तो इसमें हुकूमत क्या कर सकती है ये बताएं। और दूसरी बात यह कि 30 लाख वाले घर में मुझे ये सिर्फ बताएं कि कितने लाख का सरिया लगेगा। पहले वाली 1 लाख की कीमत पे बता दें सर। अगर वो 3 लाख का या 4 लाख का लग रहा है तो मुजम्मल साहब, तौकीर हक साहब, बढ़ जाएगी। ये अब इंटरनेशनल प्राइस हाइक है, ये कोई हमारी बढ़ाई नहीं है। इस पे इंडस्ट्री का जवाब ले लेते हैं। टैक्स नहीं लगा दिया इंडस्ट्री का जवाब। जय मुजम्मल साहब, देखिए मुजम्मल साहब, आर्गुमेंट ये है कि जो पावरफुल स्टील मेकर है उसको आपने प्रोटेक्शन दी हुई है इस रेगुलेटरी ड्यूटी के जरिए, और जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम तो फेल हो जाएगी। और कुछ बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त स्टील इंडस्ट्री, जो छोटे स्टील वाले वो बंद हो गए। वो कह रहे हैं हम 1,95,000 में भी नहीं दे सकते, हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसमें बताऊं कि 30-40 हजार का टैक्स है, 1,05,000 का उनका सरिया वो आ रहा है, स्क्रैप आ रहा है, फिर उसको प्रोसेस करके वो 1.5 लाख में बेच रहे हैं, बाकी 30-35-40 हजार टैक्स है। आप अगर ये कहते हैं कि जी स्टील वाले मजे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लोबल और ये टाइम फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले 1 साल में सारी तेजी आई है। $250 का स्क्रैप, आप खुद पूछें इनसे कि $550 हुआ है कि नहीं हुआ। फ्रेट जो है, जो खुद बताया अभी कि $1,000 वाला कंटेनर $6,000 $7,000 पे चला गया। तो इसमें हुकूमत क्या कर सकती है ये बताएं। और दूसरी बात यह कि 30 लाख वाले घर में मुझे ये सिर्फ बताएं कि कितने लाख का सरिया लगेगा। पहले वाली 1 लाख की कीमत पे बता दें सर। अगर वो 3 लाख का या 4 लाख का लग रहा है तो मुजम्मल साहब, तौकीर हक साहब, बढ़ जाएगी।